नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विशाल कुमार और अपने YouTube चैनल सक्सेस साइंस सीरीज में आप लोग का स्वागत करता हूँ। आज क्वेश्चन देखेंगे, आंजनेय काव्य का प्रतिपाद्य निरूपित कीजिए या आंजनेय महाकाव्य काव्यत्व की कसौटी पर परीक्षण करें। तो इसमें क्या क्या रिपोर्टेबल बात है। प्रतिपाद्य मतलब होता है जो देने योग्य हो, यानी कि आंजनेय कविता से क्या क्या सीख मिलता है जो हम लोग ऑब्जर्व कर सके, तो वही सब सीख को लिखना है। तो ये देख लेते प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछता है कि नहीं। तो ये हर साल कोई ना कोई ग्रुप में पूछता ही है। तो एग्जाम्पल आपको बता देते, जैसा कि 2021 के क्वेश्चन में देखेंगे तो ये आंजनेय महाकाव्य के शीर्षक की सार्थकता पर विचार करें, ये उतना नहीं है। फिर यहाँ पर देख नायकत्व पर विचार कीजिए। उसके बाद यहाँ पर है, देख सकते क्वेश्चन आ गया। ये फर्स्ट क्वेश्चन का में है कि आंजनेय महाकाव्य का प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए। तो ये वाला रहता, तो आप इसको समझ कर जाएंगे तो आप इस तरीके से आंसर आराम से बना सकते हैं। तो देख सकते हैं आंजनेय काव्य का प्रतिपाद्य, यानी कि उससे क्या क्या रिपोर्टेबल बातें हैं वो बात को जानना है। तो ध्यान से सुनेंगे, उससे बहुत बात सीखने को मिलती है। वही सब बात यहाँ पर देखेंगे कि विषय और शिल्प को लेकर काव्य अनेक उपधारणाओं में विभाजित होता है। काव्य की मुख्य धारा है महाकाव्य। महाकाव्य मूलतः महान होता है, इसीलिए तो डॉक्टर किशोर जी ने इनकी रचना महान महाकाव्य नाम रखा। वह अपनी व्यापकता जो होती है, उदात्तता और समग्रता के कारण काव्य जगत का बादशाह माना जाता है महाकाव्य, क्योंकि उसमें उदात्तता और समग्रता होती है। इस तरीके से भावना होता है। जब कोई जातीय जीवन किसी भीषण उथल पुथल के बाद सुस्थिरता की खोज करने लगता है, अथवा जातीय जीवन में जब भयंकर संक्रमण की स्थिति पैदा होती है, तभी महाकाव्य की रचना होती है। महाकाव्य की रचना के पीछे काव्यकार की सुचिंतन प्रक्रिया एक लंबी प्रसव वेदना से गुजरती है। वह जातीय जीवन को दिशा देने के लिए महत्वपूर्ण विचारों, भावों और क्रियान्वित को सुनियोजित कर एक ऐसे शिल्प की रचना कर डालता है जो अस्थायी रूप से जनजीवन को प्रभावित करता है और उसे उचित दिशा भी देता है। ऐसे काव्य की रचना चलते फिरते नहीं की जा सकती। इसके लिए गंभीर चिंतन, अटूट साधना और संतुलन की आवश्यकता है। तो वो देख रहे हैं कि किस तरीके से कवि ने ये रचना की आंजनेय की, और इसमें क्या क्या देने योग्य है। तो ये सब बात निष्कर्ष निकल रहा है कि चिंतन, अटूट साधना और संतुलन की आवश्यकता है ये इस तरीके से कविता रचने में। तो आंजनेय की रचना के पीछे युग धर्म में सापेक्षिक रूप से होने वाले उन प्रतिक्रियाओं का जबरदस्त हाथ है। तो आंजनेय की रचना के पीछे जो रचना आंजनेय है, आंजनेय एक ऐसी महाकाव्य रचना है, इसके पीछे सापेक्षिक रूप से यानी कि पूरी सही रूप से उसमें अलग अलग तरह के प्रतिक्रियाओं का ज़बरदस्त हाथ है, जिसने आज की मानवता को सभ्य तो बनाया किंतु सुसंस्कृत नहीं, यानी कि सभ्य से तो रह रहे हैं, सही तरीके से रह रहे हैं, लेकिन अच्छे संस्कृत से नहीं है। वे अपने ही सप्तधरा मकान के एक कोने में अपने सगे भाई को भी जगह देने को हम तैयार नहीं है। भले ही पृथ्वी के दोनों गोलार्ध को दोनों पॉकेट में रखकर हम चंद्रलोक की सैर कर आवे, लेकिन अपने कोने में थोड़ा जगह नहीं देता है। तो वही है कि सभ्य तो हो गए लेकिन सुसंस्कृत नहीं हुए। क्या कारण है कि आज की मानवता उत्तरोत्तर दम तोड़ रही है। नैतिकता के अखाड़े पर वह चरोखाना चित्त है, चारों खाने चित्त है। भय और आतंक का वातावरण चतुर्दिक व्याप्त है, मतलब हर जगह देखें तो भय है, आतंक है। इस तरीके से वातावरण चारों दिशा की तरफ व्याप्त है। हमें सिर्फ अपने को ऊंचा उठाने का ध्यान है। हम नहीं चाहते कि समाज का दूसरा व्यक्ति भी समुचित गति से उन्नति की ओर बढ़े। घोर अहंकार और साम्राज्यवादिता के कारण हमारी दृष्टि दूसरों की ओर लगी है। हम दूसरे की अस्मिता को सत्य करने के लिए आकाश पाताल एक किए हुए हैं। सिर्फ अपनी ही ऊंचाई का ध्यान है। राष्ट्र और संपूर्ण मानवता किधर जा रही है इसकी चिंता नहीं है मुझे। भला इससे संक्रामक स्थिति क्या हो सकती है। तो यही सब रिपोर्टेबल बातें हैं जो प्रतिपाद्य है। ये कविता महाकाव्य लिखा हुआ है, तो उससे ये सब बात निष्कर्ष निकलता है कि केवल जो
पहले के समय में सभी लोग एक दूसरे के बारे में सोचते थे, लेकिन ये कविता ये बताता कि आज के समाज में विपरीत उसका उल्टा हो रहा है असर। महाकवि किशोर ने काफ़ी सोच समझकर ही आंजनेय की रचना की है। आंजनेय का नायक भले ही कथित सिंहासन आरूढ़ नहीं हो, मतलब जो नायक है हनुमान जी, भले ही वे सिंहासन पर आरूढ़ नहीं है, लेकिन अभी जाते कही जाने वाली जाति का प्रतीक न हो। और भारतीय आचार्यों ने महाकाव्य के लिए जिन लक्षणों का निर्धारण किया है उसकी पूर्ति वह नहीं करता हो, किंतु आज का मानव कुल से अधिक महत्व कृतित्व को देता है। जो करता है उसी को देते हैं, बल्कि महान बनने से नहीं होता। जैसे हनुमान जी ने बहुत सारे काम किए, भले वे उनको सिंहासन नहीं मिला, फिर भी उनको ही अच्छे तरीके से हम सब जानते हैं। व्यक्तित्व से अधिक मूल्य विचारों को देता है। व्यक्तित्व जो होता है उससे ज़्यादा अपने विचारों को देता है। वाक पटुता से अधिक महत्व कार्य कुशलता को देता है। आज की मानवता के लिए त्याग, बलिदान, सेवा और निष्काम भक्ति ध्रुव धारक सिद्ध हो रही है। ये सब जो है वह सब ध्रुव धारक यानी कि ध्रुव के जैसा बन रहे हैं। मानना कि हनुमान वानर जाति के थे, आदिम मानव थे और किसी साम्राज्य के सम्राट भी वे नहीं थे। एक अदना राम का सेवक, सुग्रीव का मित्र, विषमतावादी तत्वों का संहारक एवं जंगल जंगल भटकने वाले ब्रह्मचारी थे, किंतु वैचारिक मूल्य, सैद्धांतिक निष्ठा और निष्काम सेवा भाव से क्या उनकी बराबरी करने वाला कोई भी है? वाल्मीकि ने उन्हें ज्ञानी नाम अग्रगण्य मानकर भी अपने महाकाव्य में उन्हें नायक न बनाया हो। तुलसीदास ने राम रखवारे कहकर भली संतोष की सांस खींच ली हो, नायकत्व के सिंहासन पर आसीन करने का साहस न जुटा पाए हो। पंडित दामोदर उन्हें महान संगीतज्ञ मानकर मालकोस के अनुसंधानक और उसका सफल गायक मानकर ही संतोष कर लिए हो। चाहे हनुमत संहितकार उन्हें रसिक शिरोमणि चारुशीला के रूप में पूज्य मानकर पीछे भले ही घिसक गए हो, किंतु श्यामनंदन किशोर ने वह साहस किया है। कवि ने तमाम परंपरा और रूढ़िवादियों को तोड़कर नई मानवता की स्थापना के लिए हनुमान को अपने महाकाव्य का नायक बनाना स्वीकार किया। यह अपने आप में कम क्रांतिकारक कदम नहीं है, किंतु मंदिर में जाकर देवता को छोड़ दे और पुजारी के पांव पकड़ उसकी वंदना शुरू कर दे। तो यही बात यहाँ पर अच्छी तरीके से बात को बताया हुआ है कि यहाँ पर हम मंदिर में जाते तो देवता को पूजने से पहले हम उसके ही पाँव पकड़ते, पुजारी के पाँव पकड़ते हैं। तो इसी तरीक़ा से ये बात बताया, क्रांतिकारी कदम उठाए। पहले में इतना अलग अलग तरह की रचना देखी, इसमें कहीं भी हनुमान जी की चर्चा नहीं की थी। जैसे यहाँ पर हनुमत संहितकार में भी हनुमान जी को नायक नहीं बनाया, मतलब सबसे मेन आदमी नहीं बनाया। फिर उसके बाद अलग अलग तरह के हैं। पंडित दामोदर ने उन्हें भी अपने संगीत में ऐसे ही छोटा मोटा रोल बोला है, तो बहुत सारे। लेकिन श्यामनंदन किशोर जी ने उनको अपने जो कृति है आंजनेय में उनको नायक माना है। हनुमान कोई व्यक्ति नहीं, विचार है, मूल्य है, इसलिए अमर है। वो कोई व्यक्ति नहीं, एक तरह का विचार है, मूल्य है और इसलिए वे अमर है। वह विचार है मानवता के प्रति सेवा का भाव। जो वे विचार है वे हमेशा मानवता के प्रति और वो भी सेवा का भाव रखते हैं। उसके बाद की स्थिति है कि वह जो सत्ता के प्रति उदासीनता, यानी कि उसको कोई सत्ता से लाभ नहीं है। वो कोई ये नहीं सोचते कि सत्ता ना मिले तो हम उदास हो जाए, तो वे सत्ता के प्रति उदासीनता, संतान आदि की फिक्र से रहित है, उसको कोई चिंता नहीं है। निष्काम सेवा परायणता, मतलब ये आराम से बिना कोई स्वार्थ के वे हमेशा दूसरे की सेवा करते हैं, वह विचार है। भक्ति के साथ साथ शक्ति का प्रयोग भी वे करते हैं। असीम शक्ति प्राप्त कर उसका उपयोग सृजनात्मक कार्यों में लगाना है। वैसे मूल्यों की परिणाम प्राप्ति करना जो लोलुपता को सर्वस्व मानता है, दूसरे की अस्मत लूटता और गलत ढंग से अपने साम्राज्य की स्थापना कर भय और आतंक के माध्यम से शासन करना चाहता है, तो ऐसा उन्होंने कभी नहीं किए। शिक्षा की दृष्टि से विश्वनाथ और दंडी की तालिका में आंजनेय का
आंजनेय को कसना गलत होगा। भले ही उसमें कुल 14 सर्ग है, इतिहास प्रसिद्ध कथानक है, अनेक छंदों का प्रयोग है, समस्त रीतियों वृत्तियों और रसों का समावेश है, उसमें नायक को चतुर्वर्ग की प्राप्ति की गई है, किंतु इतना कुछ होने से ही उसे तत्काल हम महाकाव्य कह दे संतोष नहीं होगा। महाकाव्य की कसौटी तो आंजनेय की कालजयी चेतना से जुड़ी हुई है। कालजयी चेतना यानी कि जो अमर रहने वाली चेतना है हनुमान जी का, महाकाव्य की कसौटी तो उन्हीं की आंजनेय की कालजयी चेतना से जुड़ी है, जिससे आने वाली मानवता वाल्मीकि और तुलसी की तरह ही इस महत् काव्य से दिशा पाएगी। टिलियार्ड ने अपनी पुस्तक द इंग्लिश एपिक एंड इट्स बैकग्राउंड में लिखा है कि महाकाव्य में क्वालिटी और गौरवपूर्णता होनी चाहिए। उन्होंने महाकाव्य की दूसरी विशेषता समग्रता बताई है, जिसमें समग्रता हो, पूरे बात को शामिल किया गया हो। महाकाव्य में संयम, संगीतात्मक भी होता है, संयम भी होता है और युद्ध व्यंग्य आदि का होना अनिवार्य है। इसकी पूर्ति भी आंजनेकर ने की है, यानी कि संगीतात्मक भाव से भी लिखे हैं, उसमें युद्ध व्यंग्य भी है और उसमें संयम के बारे में भी बताया हुआ है। किंतु आंजनेय को महाकाव्य की कसौटी पर खड़ा करने के श्रेय है इसमें निहित प्रबंधत्व और कथन प्रवाह को। उसमें निहित कुछ प्रबंध भी है और कुछ कथन प्रवाह भी, सीधे कहे हुए डायरेक्ट सिंपल बात। तो महत् कथा वस्तु और महत् उद्देश्य को, उदात्त अभिव्यक्ति, सौष्ठव, साहित्यिकता और सफल रस परिपाक को, चरित्र चित्रणगत सौंदर्य और सर्गबद्धता को, तो इस जो अपने कविता में लिखे महाकाव्य में, तो ये सब बात को शामिल किए हैं, इसलिए एक महाकाव्य के रूप में भी देखा जाता है आंजनेय का, नहीं तो सिंपल कविता कहलाता। आंजनेय का शिल्प अतिशय सुनियोजित और सुसंगठित है। जो उन्होंने रचना की है उनका शिल्प जो है वही अतिशय और सुनियोजित और सुसंगठित है, यानी कि अच्छे तरीके से नियोजित करके उन्होंने रचना की है आंजनेय का, और वह एक तरीके से अच्छे से संगठित है। इसके निर्माण में डॉक्टर किशोर का शिल्प कौशल देखने ही मिलता है, देखते ही बनता है। लगता है कि कठिन साधना और निगूढ़ चिंतन के मंथन से निकाला गया हो। नवनीत है यह, मतलब एकदम नया है। पहले बहुत सारे कवि में देखते हैं ये गुण कि एक ही कविता को अलग अलग तरीके से वैसा ही विचार को लिखते रहते, लेकिन डॉक्टर किशोर जी ने ये सबसे एक अलग नया तरह से लिखे हैं। तो अतः महाकाव्य की दृष्टि से लोकनायक जयप्रकाश जी के शब्दों में हम कह सकते हैं कि यह निश्चय ही नवीन क्रांति लाएगा। 20वीं शताब्दी के महाकाव्य में यह निसंदेह उत्तम पद का अधिकारी है। और सच में जो यह कविता पढ़ते हैं तो उनके मस्तिष्क में कुछ न कुछ असर जरूर होता है, देश के प्रति, समाज के प्रति। इसी तेजवान मूल्यों के लेकर हम निखिल विश्व, मतलब जो नया विश्व है और संपूर्ण मानवता का कल्याण कर सकेंगे, यह कवि का दृढ़ विश्वास है। आंजनेय निसंदेह महाकाव्य है। लोगों ने इसे निबंधात्मक महाकाव्य की संज्ञा दी है, क्योंकि आंजनेय का प्रबंधत्व विचारों की एकता को लेकर है, मतलब वो एकता लाने की कोशिश किए हैं हमारे देश में, तो इसीलिए निबंधात्मक महाकाव्य नाम दिया गया है, शिल्प को लेकर नहीं। फिर भी इस महाकाव्य में वैचारिक पहलू, अतीत, वर्तमान और सुनहले भविष्य महाकाव्य कहने में भी हमें कोई अतियुक्ति, सुनहले भविष्य से संबंध होने का कारण सर्गों की स्वतंत्रता अपने आप में अक्षुण्ण है। अतः निबंधात्मक महाकाव्य कहने में भी हमें कोई अतियुक्ति नहीं दिखती। कामयानी, एकलव्य, उर्वशी, राधा और कनुप्रिया के बाद आंजनेय हिंदी का अपूर्व निधि के रूप में स्वीकार की जाएगी। मतलब कुछ कुछ तो जो कविता है वो प्रसिद्ध तो है ही, उसके बाद आंजनेय भी उसी तरीक़ा से स्वीकारात्मक है, कविता है, महाकाव्य है। तो ये देख लिए प्रतिपाद्य जो करना था तो वो आप कर सकते हैं कि इसमें क्या क्या समाज में दिखाने की कोशिश किया गया और तुलना करके क्या अच्छाई बुराई है वो बताया। तो वैसे ही आप इसका आंसर लिख दीजिएगा अगर एग्ज़ाम में आए तो। बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए। सो थैंक यू।